नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में हम लोग चर्चा करेंगे छायावाद के ऊपर। छायावाद हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण विधा थी जिससे आप सभी परिचित होंगे। तो छायावाद वास्तव में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग था। छायावाद का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले छायावाद क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें। तो छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की एक काव्यधारा है जिसका उद्भव लगभग 1918 से 1938 ईस्वी, जिसका उद्भव और विकास कह लीजिए कि 1918 से 1938 ईस्वी तक रहा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1918 से 1938 ईस्वी तक की यह प्रमुख युगवाणी रही, प्रमुख काव्यधारा रही। और इस काव्यधारा के अंतर्गत प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी प्रभृति मुख्य कवि हुए। और यह मूलतः सांस्कृतिक स्वच्छंदतावाद है। रीतिकालीन काव्य के शास्त्रीय विधान और द्विवेदी युगीन भाषा की व्याकरण सम्मतता एवं उपदेशात्मकता के विपरीत छायावाद में हम स्वच्छंद काव्य रचना की प्रवृत्ति का अवलोकन करते हैं। छायावादी काव्य में वर्णनात्मकता की अपेक्षा सूक्ष्म संकेतात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा व्यंजकता का समावेश दिखाई पड़ता है। द्विवेदी युग की बात करें हम तो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त इस काव्य पर बंगला कविता और विशेष रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर तथा अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। मित्रों, बहुत सारे विद्वानों ने छायावाद के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्हीं पुस्तकों से जो कुछ मैं निचोड़ पाया हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो छायावाद शब्द के अर्थ को लेकर आलोचना जगत में काफी विवाद रहा है। आचार्य शुक्ल ने इसका संबंध अंग्रेजी के शब्द कैंटेमेस्टा से जोड़ने का प्रयास किया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रसाद जी ने इसे विक्षक्ति या मोती की सी तरलता से संबद्ध किया। लेकिन आज इन मान्यताओं का केवल ऐतिहासिक महत्व है। शुक्ल जी ने इसे सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार और विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। तो प्रसाद जी ने छायावाद में स्वानुभूति की निवृत्ति पर बल दिया, लेकिन आज छायावाद और रहस्यवाद दो स्वतंत्रवाद माने जाते हैं। छायावाद में शैलीगत विशेषताओं के साथ साथ प्रेम, सौंदर्य आदि भावनाओं को भी स्वीकार किया जाता है, जबकि अव्यक्त निराकार प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन को रहस्यवाद की मूल विशेषता माना जाता है। तो रहस्यवादी भावना का आलंबन जहाँ अमूर्त निराकार ब्रह्म है वहीं, और जो कि सर्वव्यापक है, तो वहीं पे छायावाद जो है उसका विषय लौकिक ही होता है। तो आइए हम छायावाद के विकास की बात करें। छायावाद के अर्थ को हमने समझने का प्रयास किया। छायावादी काव्यधारा
को छायावाद नाम किसने दिया? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। छायावाद नाम का उल्लेख श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में प्रकाशित मुकुटधर पांडे लिखित 4 निबंधों की एक लेखमाला तथा तत्कालीन युग प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में 1921 ईस्वी में प्रकाशित सुशील कुमार लिखित एक संवादात्मक निबंध हिंदी में छायावाद में मिलता है। तो इस तरह से ये बातें स्पष्ट हो गई कि 1920 में श्री शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे के 4 निबंध प्रकाशित हुए। इसी तरह 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार का एक निबंध प्रकाशित हुआ हिंदी में छायावाद। तो यही हमें छायावाद शब्द पहली बार सुनने को मिलता है। तो स्पष्टतः छायावादी रचनाएं कुछ समय पूर्व से ही लिखी जाने लगी थी। अब जैसे उदाहरण के लिए निराला की जूही की कली 1916 में लिखी गई। इसी तरह से पल्लव की कुछ कविताएं जो हैं वो 1920 तक लिखी जा चुकी थी। 1935 ईस्वी में छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी प्रकाशित हुई। 1936 से 1939 तक का समय आधुनिक भारतीय इतिहास में एक नए मोड़ का सूचक है। कांग्रेस का मंत्रिमंडल में शामिल होना, उस समय जैसे कि आप जानते हैं 1935 का अधिनियम बना था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। फिर उसके बाद चुनाव में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में हिस्सा लिया। तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल में शामिल होना और उससे त्याग पत्र देने की क्रियाओं ने तत्कालीन जीवन में कई प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी। जीवन में एक नई चेतना का उदय हुआ। साहित्य जीवन पूर्ण रूपेण प्रभावित हुआ। पंत के युगांत जो कि 1936 में आई और निराला की अनामिका जो कि 1938 ईस्वी में आई, तो इन कृतियों ने छायावादी संसार से आगे बढ़कर एक नए ठोस यथार्थ के धरातल पर आने का प्रयास किया। तो स्पष्टतः सन 1938 ईस्वी के आसपास छायावादी काव्यधारा क्षीण होने लगी और एक नए प्रकार के काव्य के आगमन की सूचना दे रही थी। तो समय के साथ साथ काव्य धाराएं बदलती हैं, नई नई विचारधाराएं आती हैं ऐतिहासिक बदलाव के साथ। वही छायावाद के साथ भी हुआ। तो इसलिए 1938 ईस्वी को छायावाद युग की आखिरी सीमा माना जा सकता है, ऐसा प्रमुख साहित्यकार कहते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की है कि छायावाद पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी आदि का संरक्षण पा करके फला फूला और एक दिन वह भी आया जब द्विवेदी जी द्वारा संस्थापित साहित्यिक मर्यादाओं का अस्थि विसर्जन कर दिया गया। यानी द्विवेदी युग बहुत पीछे रह गया। तो यह युग की प्रतिगामी रूढ़ियों पर विजय थी। छायावाद ने हिंदी कविता को यदि कोई अन्य ठोस वस्तु नहीं दी तो कम से कम यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसने आधुनिक हिंदी काव्य और भाषा को शक्ति, सजीवता और सौंदर्य प्रदान किया। सन 1925 से 30 तक हिंदी कविता एक तरह से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैच्योर होने लगी, कहते हैं पकने लगी और सधने लगी। उसका प्रयोग काल समाप्त होकर उसमें स्थायित्व आने लगा। सन 1925 में प्रसाद के आंसू में छायावाद का अत्यंत परिष्कृत और उन्नत रूप दिखाई पड़ता है और इसके साथ ही छायावादी काव्य प्रवृत्ति को एक निश्चित भूमि मिली। तो मित्रों, इसे देखकर आचार्य शुक्ल ने लिखा, क्या लिखा उन्होंने, कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार,
कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। तो ये सारे लक्षण जो है छायावादी काव्य में शुक्ल जी को दिखाई पड़े। फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि। प्रसाद जी के आंसू, लहर, झरना आदि रचनाओं में तथा पंत जी के वीणा, पल्लव और गुंजन में, इसी तरह से महादेवी की निहार रश्मि, दीपशिखा, नीरजा और निराला जी के अनामिका, परिमल और गीतिका आदि काव्य संग्रहों में छायावाद के सुंदरतम रूप के दर्शन होते हैं। छायावाद के कुछ अन्य कवि थे। इन 4 कवियों के अलावा भी कुछ प्रमुख कवि थे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनके नाम लिख दिए हैं हमने। तो राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा अंचल, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहनलाल महतो वियोगी, जानकी वल्लभ शास्त्री, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विद्यावती कोकिल, हंस कुमार तिवारी आदि की गणना भी छायावादी कवियों के रूप में की जाती है। मित्रों, सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित प्रसाद जी की कामायनी को छायावाद की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कामायनी में छायावाद अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर समाप्त सा हो गया। छायावादी प्रबंध काव्यों में कामायनी और निराला का तुलसीदास आधुनिक युग की अन्यतम काव्य कृतियां मानी जाती हैं। प्रसाद जी, जिनका समय 1880 ईस्वी से 1937 ईस्वी था, वह आधुनिक युग में छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। इस दृष्टि से रीतिकाल, स्वच्छंद प्रेम काव्य की परंपरा में आते हैं। तो उनकी दृष्टि से प्रेम का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। अब जैसे आप देखिए, प्रसाद जी लिखते हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। तो इसी भावना का विशेष विकास आंसू काव्य में हुआ है। प्रेम वह भाव है जिसमें लौकिक व्यक्तित्व अलौकिकता में समा जाता है। छायावाद की उत्कृष्ट आभा प्रसाद के आंसू काव्य में प्रकट हुई है, जो आधुनिक हिंदी की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसी तरह से लहर, जो कि 1933 ईस्वी में आई, उसमें प्रसाद की गीत कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिखाई देता है। इन गीतों में कहीं प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, तो कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, कहीं करुणा की अभिव्यक्ति है, तो कहीं रहस्यवादी संकेत दिखाई देते हैं। छायावाद की उत्कृष्टतम कृति कामायनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ आधुनिक महाकाव्य की प्रतिष्ठा प्राप्त है, उसमें मानव सभ्यता के विकास का इतिहास प्रतीक रूप में वर्णित है। यह सामयिक काव्य न बनकर के जीवन दर्शन की विराटता, भावों का अत्यंत गहराई से विश्लेषण करने वाली कृति बन गई है। यहाँ अभिव्यक्ति की कलात्मकता दिखाई देती है, शब्द चित्रात्मकता और जीवन के उदात्त लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने का एक प्रेरणादायी संदेश भी दिखाई देता है। और अपनी काव्यात्मक विशेषताओं के कारण कामायनी युग युग का काव्य बन गई है। कामायनी का काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। आप देखें, श्रद्धा सर्ग का है। नील परिधान बीच सुकुमार, फुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। या नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। निराला जी की रचनाओं पर दर्शन का
प्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव है। अधिवास, पंचवटी प्रसंग, तुम और मैं आदि रचनाओं में कवि ने दार्शनिक सत्य को रूपायित करने का प्रयास किया है। परिमल और गीतिका में प्रार्थना और वंदना के भी गीत हमें प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ये तो हमने बातचीत की छायावाद के उद्भव और विकास की। अब आइए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां की। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिन बिंदुओं को हमने लिखा है उन्हीं बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। छायावादी काव्य में विषय गौण हो गया और विषयी प्रधान हो गया। छायावादी कवि बाह्य पदार्थों के वर्णन में प्रवृत्त न होकर के अपनी आंतरिक अनुभूतियों में अधिक डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो छायावादी कवियों की वैयक्तिकता को प्रसाद के आनंदवाद, निराला के अद्वैतवाद, पंत की आत्मरति एवं महादेवी की परोक्ष रति में देखा जा सकता है। वैयक्तिकता ने निजी अनुभूतियों को प्रधानता दी। तो मित्रों, सर्वप्रथम छायावादी काव्य जो है वो वैयक्तिकता प्रधान कहा जाता है। कवि अपने अहम के प्रति जागरूक है। व्यक्तिगत अनुभूतियों के अभिव्यक्ति में उसने अभूतपूर्व निर्भीकता और साहस का परिचय दिया है। स्वचिंतन महत्वपूर्ण है। प्रसाद ने तो आत्मकथा का स्पष्टीकरण ही लिख डाला। निराला ने भी स्वीकार किया, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, चट उमड़ वेदना आई। तो इस वैयक्तिकता के कारण जहां एक और हिंदी काव्य में नवीनता आई, वहीं ललित गीति काव्य की भी सृष्टि हुई, जो इस युग को तथा इसके बाद भी पल्लवित होती रही। व्यक्तिवाद ने छायावादी कवि में एक और वैयक्तिक अभिव्यक्ति की आकांक्षा उत्पन्न की, तो दूसरी ओर संपूर्ण दृष्टिकोण को व्यक्तिनिष्ठ बना दिया। छायावादी कवि संसार के सभी वस्तुओं को आत्मरंजित करके देखने का अभ्यस्त हो गया। विश्व की व्यथा से वह स्वयं व्यथित होता था, और बल्कि आप ये कह लीजिए कि स्वयं विश्व की व्यथा से स्वयं व्यथित होने के बजाय वह अपनी व्यथा से विश्व को व्यथित होने की कामना करने लगा। यानी कि दुनिया के दुख से वो दुखी नहीं होता था, वह ये चाहता था कि मेरे दुख से दुनिया दुखी हो। लेकिन व्यक्तिवाद का काव्य होते हुए भी छायावादी का कविता में राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक अभिरुचि, दार्शनिक पीठिका, गांधी दर्शन आदि कतिपय ऐसे तत्व हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो इन तत्वों ने छायावाद को पूर्णतया अहंगवादी और कुंठाग्रस्त काव्य होने से बचा लिया। अब आइए हम बात करते हैं स्वच्छंदता वाद की। तो वैयक्तिकता के मूल से ही, ये भी वैयक्तिकता के मूल से ही स्वच्छंदतावाद की उत्पत्ति हुई है। स्वच्छंदतावाद लोकमानस की चिंता किए बिना भावों का स्वच्छंद प्रकाशन और निजी प्रेम भावना का स्पष्ट चित्रण करता है, जो कि हमें छायावादी काव्य में दिखाई देता है। इसके साथ ही भाषा और छंद का प्रयोग भी स्वच्छंद रीति से छायावादी कविता में किया गया है। इस दिशा में नवीन प्रयोगों का सिलसिला शुरू हुआ। निराला जी ने कहा भी है, लिखता जाता मैं मुक्त छंद। तो वैयक्तिकता ने ही भावुकता को भी जन्म दिया। छायावादी कवि भावुकता का पर्याय समझा जाने लगा। इस भावुकता के कारण छायावादी काव्य में जीवन का यथार्थ चित्रण उतना अधिक नहीं हो सका जितना अधिक होना चाहिए था। तो ये इसका दोष कहा जा सकता है। और न इस युग की कविता लोकानुभूति में ही उतर पाई, क्योंकि यह भावुकता लोक जीवन से संयुक्त नहीं है। कल्पना शक्ति की बात करें हम, भावुकता ने ही कल्पना शक्ति को जन्म दिया, क्योंकि छायावाद की धारा यथार्थ और वास्तविक वर्णन के विद्रोह को लेकर जागृत हुई। इसीलिए इस काव्य में काल्पनिकता का अतिशय समावेश है।
कल्पना छायावादी कवि के मन की पांख थी। डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक है छायावाद, इसे आप लोग अवश्य पढ़िए और बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है। और एक और पुस्तक है उनकी, नामवर सिंह की ही, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। ये दो पुस्तकें आप लोग अवश्य पढ़िए, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां और छायावाद, नामवर सिंह की। तो नामवर सिंह जी लिखते हैं कि कल्पना छायावादी कवि के मन की पांख थी। वह उसकी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह, आनंद आदि की आकांक्षाओं का प्रतीक थी। कल्पना के द्वारा वह अतीत और भविष्य में विचरण करता था। कल्पना उसकी राज शक्ति भी थी और बोध शक्ति भी थी। तो इस तरह से नामवर सिंह जी ने बड़े अच्छे से समझाया है। परंतु यह कल्पना बहुत श्रृंखलाबद्ध न होकर के अनियंत्रित रही है। फिर भी कल्पनाशीलता के कारण इस काव्य में चित्रात्मकता का गुण बहुत अधिक प्राप्त होता है। ऐसा लगता है जैसे एक चलचित्रावली हमारे समक्ष उद्घाटित हो रही है। प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण हमें छायावादी काव्य में दिखाई देता है। प्रकृति प्रेम छायावादी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें चेतनता का आरोप है। पंत जी कहते हैं कि प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। छायावाद के प्रारंभिक कवियों में प्रकृति का रूप प्रायः रहस्यात्मक रहा, परंतु बाद के कवियों में प्रकृति विभिन्न रूपों में चित्रित हुई है। मानव की भाग्य विधायिनी सत्ता के रूप में, उपमा उत्प्रेक्षा के रूप में, स्वतंत्र रूप में, दार्शनिक उहापोह के रूप में। आप यहाँ देख सकते हैं प्रकृति का चित्रण। निराला का विराट प्रकृति प्रेम अपरिमित है। प्रकृति, बल्कि पंत जी को तो प्रकृति का सुकुमार कवि ही कहा जाता है। तो प्रकृति सौंदर्यमयी कल्पना के साथ सजीव सत्ता के रूप में भी है। प्रसाद ने लहर में उषा को अंबर के पनघट में तारों के घट को डुबाती हुई नारी रूपसी के रूप में चित्रित किया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो मित्रों, इसके साथ ही हमें विद्रोह की प्रवृत्ति दिखाई देती है छायावादी काव्य में। कलात्मक स्वतंत्रता के लिए छायावादी कवियों ने काव्य रूढ़ियों एवं मर्यादावाद के बंधन तोड़ फेंके। इससे काव्य अपने अव्याहत वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सका। छायावादी काव्य नए आत्मविश्वास से भर करके पुराने जीर्ण शीर्ण जो प्रवृत्ति थी उससे उसने अपने आप को दूर किया। और तो इस विद्रोह को जूही की कली के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें द्विवेदी युग की बाह्य नैतिकता एवं जड़ता को बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। इसके साथ ही मित्रों, इस कविता में हम ये देखते हैं कि वेदना और करुणा के स्वर हमें दिखाई देते हैं। छायावादी काव्य में वेदना और करुणा का पुट मिलता है और प्रसाद ने आंसू में वेदना को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से मुखरित किया है। पंत जी का तो काव्य जो है वो वेदना से ही उत्पन्न होता है। वो कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। इसी तरह महादेवी के लिए वेदना उनकी सखी या प्रेयसी सभी कुछ है। महादेवी जी लिखती, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। इसी तरह आप देखिए राम की शक्ति पूजा में पराजय से आशंकित राम की वेदना वस्तुतः जीवन संघर्षों से त्रस्त निराला की वेदना है, जो दूसरे स्तर पर सरोज स्मृति जैसी कविताओं में व्यक्त हुई, जो कहते हैं धिक जीवन जो पाता ही आया सदा विरोधी, या
एक जगह वो कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सरोज स्मृति में। तो मित्रों, छायावादी कवि जो है वो, उसकी वेदना आप देखिए, वो इतना दुखी हो गया कि उसमें पलायनवादी प्रवृत्ति आ गई। वो जैसे प्रसाद जी कहते हैं कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस अंबर में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल किया नीरे। तो प्रसाद जी की कविता है, लहर से ली गई काव्य संग्रह से, मेरे नाविक शीर्षक था इसका। तो व्यक्तिवादी जीवन दृष्टि नैतिक और सामाजिक मान्यताओं से संघर्ष करती हुई जिस विवशता का अनुभव करती है, वह निराशा और वेदना को जन्म देती है। और इन निराशावादी स्वरों को वैयक्तिक जीवन में मिलने वाली असफलताओं ने भी उत्प्रेरित किया है। जीवन संघर्षों में मिलने वाली पराजयों से कवि जो है वो विक्षुब्ध है, और वैयक्तिक असफलताओं से निराश होकर के वो उसमें पलायन प्रवृत्ति आ गई है। जैसे कि अभी हमने प्रसाद की कविता आपके सामने उसके अंश पढ़े, ले चल मुझे बुलावा देकर। मित्रों, छायावादी काव्य की जो और प्रवृत्तियां हैं, मानवतावाद की बात करें हम, मानवतावाद, राष्ट्रीय भावना और मानवतावाद से छायावाद का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। अपनी अनेक निराशाओं, कुंठाओं, असफलताओं इत्यादि के बावजूद इस युग का राष्ट्रीय आंदोलन गतिमान रहा है, और इस उत्थान पतन का असर छायावादी कवियों पर भी पड़ा है। दो विश्व युद्धों के बीच में जो छायावादी काव्य रचा गया, उसमें काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष मानववादी स्वर है। प्रसाद की मानववादी दृष्टि में भारतीय दर्शन एवं संस्कृति की रेखाएं प्रबल हैं, जबकि निराला के काव्य में सर्वहारा वर्ग के प्रति संवेदनशील ममत्व है। मित्रों, श्रृंगारिकता और सौंदर्य चेतना पर भी छायावादी कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। छायावादी काव्य में सर्वत्र सौंदर्यानुभूति और सौंदर्य के प्रति अद्भुत ललक की भावना व्यक्त हुई है। छायावादी कवि अतीन्द्रिय अर्थात सूक्ष्म या आंतरिक सौंदर्य के उपासक हैं। अरुण अधरों का, जैसे इसी तरह से आप देखिए, श्रृंगारिकता में एक अन्य विशेषता है श्रृंगार भावना। श्रृंगार के दो रूपों में विकसित माना गया है। एक तो प्रकृति पर नारी भाव के आरोप द्वारा, दूसरे नारी के अतीन्द्रिय सौंदर्य चित्रण द्वारा। श्रृंगार को छायावादी कवियों ने उपयोग की वस्तु नहीं माना है, या कह लीजिए उपभोग की वस्तु नहीं माना है, बल्कि विस्मय का विषय माना है। प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुला दुखला अंग, खिले हों ज्यों बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी अंग। तो इसी तरह से मित्रों, प्रकृति चित्रण की बात हमने की। अब हम कल्पना की अतिशयता यहाँ पे दिखाई देती है छायावादी काव्य में, इस पर भी हमने चर्चा की। जीवन दर्शन का विश्लेषण भी हमें मिलता है। तो छायावादी कवियों ने रहस्य और आध्यात्म की दार्शनिक भूमि पर प्रणय और जीवन की नाना समस्याओं को प्रकट किया है। दार्शनिक दृष्टि से निराला के ऊपर वेदांत का, प्रसाद जी के ऊपर सूफीवाद एवं शैव दर्शन का, महादेवी के ऊपर बौद्ध दर्शन तथा पंत पर गांधीवाद एवं मार्क्सवाद और अरविंद के दर्शन का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। तो इन कवियों ने विभिन्न चिंतन धाराओं का समाहार करके उनको एक व्यावहारिक भूमिका देने का प्रयास किया है। प्रसाद जी कहते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान, इच्छा और क्रिया के त्रिपुर का समन्वय करके ही
हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, बिना इनमें से एक भी अगर अलग है तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। तो मित्रों, अभिव्यंजना के ऊपर बल दिया गया है। गीत काव्य के सभी गुण, संक्षिप्तता, तीव्रता, अभिव्यंजना, भाषा की महत्ता, छायावादी काव्य इत्यादि में देखे जा सकते हैं। तो कवियों ने प्रगीत, वीर गीत, शोक गीत, व्यंग्य गीत, संबोध गीत आदि नाना प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत की हैं। छायावादी कवियों ने जिस नए भाव जगत का निर्माण किया, उसी के अनुकूल काव्य शिल्प को भी चुना। उन्होंने भाषा को साहित्यिक अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन नहीं माना, बल्कि भाव एवं भाषा के पूर्ण सामंजस्य को उन्होंने अनिवार्य माना है। भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण व्याकरण निष्ठ न होकर के रोमानी था। खड़ी बोली को उन्होंने ब्रज भाषा के समान सरस एवं कोमल कांत पदावली से युक्त बना दिया। संकेत एवं प्रतीक बहुल होने से काव्य भाषा में लाक्षणिकता एवं व्यंजनात्मकता अधिक पाई जाती है छायावादी कवियों में, और सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों को भी छायावादी काव्य में व्यंजित करने का प्रयास सफलतापूर्वक किया गया है। भाषा के क्षेत्र में जो व्यंजना घनानंद के काव्य मिलती है, वही छायावाद में भी देखी जा सकती है। इनकी भाषा में चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता और माधुर्य गुण की प्रचुरता है। साथ ही साथ छायावादी कवि जो है अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं काव्य सौंदर्य के लिए। वहाँ अर्थ व्यंजना भी दिखाई देती है, उक्ति वैचित्र भी दिखाई देता है। तो इन सारे उपकरणों का प्रयोग कविता को सुंदर बनाने के लिए किया गया है। विरोधाभास, रूप का अतिशयोक्ति, विशेष विपर्य, मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। मित्रों, तो पारंपरिक अलंकारों के अलावा नवीन अलंकारों की उद्भावना भी उन्होंने की है, जैसे मानवीकरण अलंकार। तो प्राकृतिक उपादान जैसे प्रातः काल, संध्या, बादल, सूर्य इत्यादि मानवीय भावनाओं का उपयोग किया गया है। तो पंत जी ने मानवीकरण अलंकार का बड़ा सुंदर उपयोग किया है। रूपसी 13 घन केश पाश, नवगंगा की रजत धार में, धो आई क्यों इन्हें रात। इसके अतिरिक्त नाद सौंदर्य को जीवित रखने के लिए नए नए छंदों की योजना की गई। मात्रिक छंदों में इन्होंने विशेष रुचि दिखाई। पिंगल शास्त्रीय छंद से युक्त होने का आग्रह दिखाई पड़ता है तथा मुक्त छंद को प्रश्रय दिया गया। काव्य रूपों की दृष्टि से भी छायावाद में काफी विविधता पाई जाती है। यह बहुत समृद्ध है। एक और उनमें गीतों और मुक्त छंद की कविताओं की प्रधानता है, तो दूसरी तरफ आंसू एवं तुलसीदास जैसे खंड काव्य भी मिलते हैं। और कामायनी महाकाव्य में तो छायावादी संवेदना अपनी समग्रता में मूर्तिमान दिखाई देती है। इनके अतिरिक्त प्रलय की छाया में जयशंकर प्रसाद की या निराला की राम की शक्ति पूजा और परिवर्तन पंत जी का, तो जैसी लंबी कविताएं भी यहाँ पे हमें मिलती हैं, जिन्हें काव्य रूप की दृष्टि से किसी पारंपरिक सांचे में नहीं रखा जा सकता। अभिव्यंजना की दृष्टि से ये बहुत ही सुंदर कविताएं हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं मित्रों कि छायावादी युग प्रसाद पंत निराला का युग कहा गया। यद्यपि महादेवी को छायावाद के बृहत्तई महाकवि की संज्ञा दी गई है, वे तो सदा से ही रहस्यवाद की उपासिका रही हैं। छायावादी काव्य में आत्मानुभूति मूलक कविताओं का सृजन हुआ है। इस काल में कविताएं वर्णन प्रधान न होकर के ध्वनि प्रधान अथवा व्यंजना प्रधान रही है। काव्य के परम उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम में से केवल सुंदरम की उपासना छायावादी कवियों की विशेषता रही है। तो प्रसाद भाषा की दृष्टि से छायावाद चरम उत्कर्ष का काल है। प्रसाद युग भावना लेकर चला है, जिसे निराला ने भी ग्रहण किया।
प्रसाद की मृत्यु के बाद छायावादी काल का स्वर भी धीरे धीरे मंद पड़ गया। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और हिंदी साहित्य पे और भी जो वीडियो आपको चाहिए मुझे बताएं तो मैं आपको बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।